#guessable। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हैकर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह उसमें प्रमोट करने लगा, तो डिक्सी डायरेक्टली उस हैकर के पोस्ट में जाके कमेंट करके अपना अकाउंट वापस मांगी एंड वो वापस दे भी दिया। एंड उसके बाद वो एक कमेंट किया, आई गेस डिक्सी 123 वाज अ बैड पासवर्ड। तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के शुरू करें। जी सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आभाषिक संप्रेषण। और आभाषिक संप्रेषण नया सिलेबस में लगा हुआ है और एग्जाम में हो सकता है टिप्पणी करने के लिए पूछते। ठीक है, तो आभाषिक संप्रेषण के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखो, एक होता है भाषिक संप्रेषण और दूसरा होता है आभाषिक संप्रेषण। जो भाषिक संप्रेषण है उसका संबंध किससे है? भाषा से। और भाषा संप्रेषण का मुख्य माध्यम है ना। भाषा संप्रेषण का मुख्य माध्यम इसलिए है कि मुख से बोलकर, मुख से जो कुछ भी बोला जाता है, तो जो कुछ भी बोलकर व्यक्त किया जाता है वह भाषिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। और भाषिक संप्रेषण को शाब्दिक संप्रेषण भी कहते हैं। यानी भाषा में क्या होते हैं? शब्द ही तो होते हैं। तो जो आभाषिक संप्रेषण है वह आभाषिक संप्रेषण आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भाषा रहित है, यानी जिसमें शब्द नहीं, शब्दों से रहित है। तो भाषा रहित या शब्द रहित संदेशों को संप्रेषित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया ही आभाषिक संप्रेषण। फिर से एक बार सुन लीजिए, आभाषिक संप्रेषण क्या है? आभाषिक संप्रेषण भाषा रहित संदेशों को संप्रेषित करने या शब्द रहित संदेशों को संप्रेषित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं आभाषिक संप्रेषण। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि मुख से जो बोला गया शब्द होता है,
यानी मुख से जो कुछ भी हम बोलते हैं या सुनते हैं, वह सभी भाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन और भाषा संप्रेषण का सबसे मुख्य माध्यम है, लेकिन भाषा ही संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बलि नहीं है। उसके अलावा भी चलो मारो, और कई दीपाली अन्य जी, माध्यम होते लेके हैं, जाना दस यहाँ से। है ना? और उन माध्यमों के द्वारा भी संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। उन माध्यमों से भी संप्रेषण होता रहता है ना? मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं इस विश्व में, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, वे सभी भाषा से अलग, चूंकि उनकी भाषा को हम समझ नहीं सकते, तो वे सभी भाषा से अलग दूसरे माध्यमों से संप्रेषण करते हैं। पशु पक्षियों पक्षी भी आपस में बात करते हैं, लेकिन उनकी भाषा को मनुष्य नहीं समझ सकते, है ना? तो मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, वे सभी भाषा से अलग दूसरे माध्यमों से संप्रेषण करते हैं और दूसरे तक अपनी भावनाएं और संदेश पहुंचाते रहते हैं। लेकिन मनुष्य एक अकेला प्राणी है जो भाषा के साथ साथ अन्य भाषेतर माध्यमों, यानी भाषा से अलग, भाषा से हटकर अन्य माध्यमों का से भी संप्रेषण करता है, अपने विचारों को साझा करता है ना? और इस प्रकार के संप्रेषण के लिए अशाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण, अवाचिक संप्रेषण या वाचेतर संप्रेषण का भी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो अभाषिक संप्रेषण है उसे अवाचिक संप्रेषण, वाचेतर संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण भी कहते हैं। अभाषिक संप्रेषण का दूसरा नाम अवाचिक संप्रेषण भी है, वाचेतर संप्रेषण भी है और अशाब्दिक संप्रेषण भी है। लेकिन जब हम अभाषिक संप्रेषण का अध्ययन करते हैं, तो भाषिक शब्द के अलग अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना? जो भाषा हम बोलते हैं उससे अलग, क्योंकि अभाषिक संप्रेषण में जो अभाषिक शब्द है, अभाषिक संप्रेषण में जो अभाषिक, जिसे हम अभाषिक उच्चारण कर रहे हैं, वह जो अभाषिक शब्द है उसका अर्थ मुंह से बोले गए सभी शब्दों से नहीं होता। यानी मुख से कोई व्यक्ति अगर गुनगुना रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई घुरघुरा रहा है ना? तो जो मौखिक ध्वनियां हैं, मौखिक ध्वनियों को शब्द नहीं माना जाता, है ना? जैसे सीटी बजाना, घुरघुराना, गुनगुनाना, ये सब क्या है? अभाषिक है ना? तो जो अभाषिक शब्द है उसका अर्थ मुख से बोले गए सभी शब्दों से नहीं होता, है ना? और संकेत भाषा, यानी संकेत रूप में जो भी हम सांकेतिक रूप में इशारा रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो जो सांकेतिक भाषा है उसको भी सामान्य तौर पर अभाषिक संप्रेषण का ही एक प्रकार माना जाता है ना? वह भी अभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है ना? कहने का मतलब है कि जब हम बोलते हैं या सुनते हैं, तो हमारा ध्यान शारीरिक भाषा के साथ साथ भाषा पर भी होता है। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है, तो जब वह बोलता है और श्रोता उसे सुनते हैं, तो श्रोताओं का ध्यान वक्ता के केवल बोली गई भाषा पर नहीं होता, है ना? बल्कि उसके शारीरिक भाषा पर भी होता है। यानी उसमें अपने हाथ को चलाना, है ना? आंखों को चलाना, इशारा करना, गर्दन हिलाना, है ना? तो शारीरिक भाषा पर भी श्रोताओं का ध्यान होता है ना? और इसलिए शारीरिक भाषा और मौखिक भाषा दोनों को आधार बनाया जाता है अभाषिक संप्रेषण में, ठीक है? और प्रापक क्या करता है, श्रोता क्या करता है, भाषिक और अभाषिक दोनों संकेतों पर एक साथ ध्यान देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति मुंह से सीटी बजाकर या गुनगुनाकर, कोई धुन गाकर या घुरघुराकर बताना चाहता है, तो श्रोता उसको सुनता भी है और उसके जो हाव भाव हैं, जो शारीरिक भाषा है, उस पर भी ध्यान देता है ना? इसलिए आभाषिक संप्रेषण को शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज
स्पर्श, चेहरे की भाव-भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति और आँखों के उपयोग से भी संप्रेषण किया जाता है। जो आभासिक संप्रेषण है, आभासिक संप्रेषण का जो उपयोग है, वह किस रूप में होता है? हाव-भाव, शारीरिक हाव-भाव के रूप में, स्पर्श के रूप में, चेहरे की भाव-भंगिमा के रूप में, चेहरे की अभिव्यक्ति या आँखों के उपयोग से भी उसका संप्रेषण होता रहता है। ठीक है? और आभासिक संप्रेषण को वस्तु सामग्री संप्रेषण भी वस्तु सामग्री संप्रेषण संप्रेषण के द्वारा भी भेजा जाता है ना? यानी जो आभासिक संप्रेषण है, वह किस प्रकार से संप्रेषित होता है? वस्तु सामग्री संप्रेषण के द्वारा भी। वस्तु सामग्री संप्रेषण क्या है? वस्तु सामग्री संप्रेषण है, जैसे वस्त्र, किसी का पहनावा, ओढ़ावा बहुत बढ़िया है, तो वस्त्र भी बहुत चीजें इंडिकेट करते हैं, बहुत सारी चीजें संकेत कर देते हैं, है ना? किसी के वस्त्र को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह किस प्रकार से बोल सकता है। अधिकांशतः अपवाद रूप में कोई इक्का-दुक्का हो सकता है कि जिसका वस्त्र फटा हो लेकिन बहुत विद्वान, है ना? लेकिन वस्त्र को देखकर पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति गरीब है या धनी है ना? और उसके अलावा जैसे बालों की स्टाइल है ना? हेयर स्टाइल जिसको कहते हैं, हेयर स्टाइल से भी, उसके अलावा किसी वस्तु को देखकर, किसी प्रतीक चिन्ह को देखकर चित्रों के माध्यम से भी संप्रेषण किया जाता है। तो चित्र तो बोलते नहीं है ना, है ना? इसी प्रकार हेयर स्टाइल तो बोलता नहीं है ना, वस्त्र तो बोलता नहीं है ना। तो इसलिए जो आभासिक संप्रेषण है, वस्तु सामग्री संप्रेषण के माध्यम से भी संप्रेषित होता है। ठीक है? और इसके अलावा आवाज या वाणी आवाज या वाणी में अशाब्दिक तत्व भी सम्मिलित होते हैं। यानी जो जो कुछ भी व्यक्ति बोलता है, उसके अलावा केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, उसमें कुछ अशाब्दिक तत्व भी होते हैं और उसमें आवाज की गुणवत्ता आवाज की गुणवत्ता के अलावा व्यक्ति की भावना, बोलने के तरीके के साथ-साथ लय, ताल, तनाव यानी टेंशन आदि भी सम्मिलित होते हैं, है ना? और इसके अलावा नृत्य को भी आभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत गिना जाता है। यानी जो नृत्य है, उसको भी अभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि जो नृत्य होते हैं, वे नृत्य उन नृत्यों के माध्यम से हम संदेशों को संप्रेषित करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय नृत्य है, जैसे तुम लोग देखोगे कि उड़िया है, कथकली है, भरतनाट्यम है, कई नृत्य की शैलियाँ हैं। भारत में कई नृत्य की शैलियाँ प्रचलित हैं और उनसे मनुष्य संप्रेषण की प्रक्रिया पूरा करता है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ बातें समझ में आ रही है या नहीं? बोलो। आ रहा है सर, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। यस सर। वैसे क्या कहाँ पर दिक्कत हुई, क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये बताओ मुझे। कहीं भी डाउट हो तो बताओ। बोलो, क्या डाउट है? सर अभी जैसे आपने बोला कि वो व्यक्ति के हाव-भाव से या उनके हेयर स्टाइल से वो पता चलता है, तो आपने चित्रों का भी वर्णन किया था, तो चित्रों से कैसे पता चलता है? जैसे जैसे क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है कि बोलता है। जब कोई वक्ता आकर बोलता है, आजकल जैसे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है ना? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है, तो प्रोजेक्टर में यहाँ पर तो एक वक्ता क्या होता है, बोलता है। लेकिन बोलने के दौरान क्या करता है, चित्रों को भी दिखाता है ना? जब चित्रों को दिखाता है, तो जो श्रोता होते हैं या दर्शक होते हैं, वे क्या होते हैं, बात को समझ जाते हैं। सपोज़ मान लो कि जिस समय सत्य हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र फ़िल्म बनी थी, उस समय पहली फ़िल्म थी, मूक फ़िल्म थी। वहाँ पर तो कोई वो फ़िल्म बोलती हुई फ़िल्म नहीं थी। पहली बोलती हुई फ़िल्म आलम आरा है ना? तो पहली फ़िल्म जो बनी वो तो मूक फ़िल्म थी और जब मूक फ़िल्म थी, तो इसका मतलब क्या है कि उसको देखकर क्या लोग नहीं समझ पाए कि आखिर इसमें क्या
इस फ़िल्म का उद्देश्य क्या है और इस फ़िल्म से क्या शिक्षा मिलती है? लोग तब भी मनोरंजन किए उस फ़िल्म से, है ना? तो व्यक्ति क्या है कि अगर मान लो कि कोई बहरा है, गूंगा है, मान लो कोई गूंगा है और पता चला कि वह बोलने के लिए आया, उसे वक्ता के रूप में रख दिया गया, तो उसके पास क्या है? हाव-भाव हैं, उसके पास संकेत हैं और वो क्या करेगा? प्रोजेक्टर के माध्यम से चित्र बनाकर अगर व्यक्ति को समझाता है, तो क्या श्रोता उसे नहीं समझ पाएँगे? क्या उसे दर्शक नहीं समझ पाएँगे? समझ पाएँगे ना, है ना? अगर कोई व्यक्ति मान लो कि मुँह से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, कोई व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें मार डालूँगा और वहीं एक व्यक्ति क्या करता है? केवल तलवार दिखाता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? अगर वह बोल नहीं रहा है, मुँह से बोला नहीं, लेकिन भावना तो व्यक्त कर दिया ना, तलवार तो दिखा दिया ना, तो तलवार भी तो क्या है? एक चित्र ही तो है, कोई वस्तु ही तो है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, जी सर। बहुत सारे ऐसे टॉम एंड जेरी के सर कार्टून्स भी है ना, उसमें वो बोलता नहीं है लेकिन वही फिर भी अभी पता चल जाता अभी आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ धीरे-धीरे, है ना? तो जो आभाषिक संप्रेषण है, आभाषिक संप्रेषण जो भाषा रहित संदेश हैं, भाषा रहित जो विचार हैं, है ना? उनको संप्रेषित करने, उनको भेजने और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया, है ना? और आभाषिक संप्रेषण को अवाचिक संप्रेषण भी कहते हैं। अवाचिक क्यों? क्योंकि इसमें मुख से बोलकर यानी शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता, है ना? इसलिए अवाचिक संप्रेषण है और सारी ध्वनियाँ बोली नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति गुनगुना रहा है, कोई गाना गुनगुना रहा है, कई बार क्या होता है कि गाना गाते-गाते और व्यक्ति भूल जाता है गाने की अगली लाइन, तो क्या करता है? मुँह से उसकी धुन गा देता है। तो वो जो धुन गाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वह आभाषिक संप्रेषण में आ गया, ठीक है? तो इसलिए इसको अवाचिक संप्रेषण भी कहते हैं, वाचेतर संप्रेषण भी कहते हैं और शाब्दिक संप्रेषण भी कहते हैं क्योंकि शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है ना? लेकिन जो श्रोता होते हैं, वे क्या करते हैं? किसी भी वक्ता के शारीरिक भाषा और उसके मुँह से बोली गई भाषा, है ना? हालाँकि मुँह से बोली गई सारी भाषा, सारे शब्द भाषिक संप्रेषण नहीं होते, है ना? अभाषिक होते हैं। जैसे सीटी बजाना, कोई किसी को है। अगर बुलाना चाहता है, कोई मित्र है, तो क्या किया? सीटी बजाया और सीटी बजाकर बुला लिया। सीटी बजाया तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि हमें जाना है। पता चला कि क्लास हो रही है और उसी में क्लास में अभी तो आमने-सामने नहीं हो, क्लास में बैठे हुए जो बच्चे होते हैं, धीरे से इशारा कर दिए, आँख मार दिए, सर, एक्सक्यूज़ हैं? मी सर। हाँ, सर वो एक सर लक्ष्मी है, वो न्यू एडमिशन है, वो कई देर से ट्राई कर रही है, आपसे शायद उसकी एंट्री स्किप हो गई। 1 मिनट। मैं कई बार बोला हूँ कि ईमेल से जॉइन कर लो। सर लक्ष्मी की शायद सर वो नहीं हुई, मतलब ईमेल वो ईमेल ऐड नहीं हुई सर ईमेल, वो न्यू स्टूडेंट है सर। हाँ, तो ईमेल भेजेगी तो हो जाएगा ना। ये एक है भावना तन्वर, हाँ सर, भावना तन्वर भी है, सर वो भी न्यू स्टूडेंट है और तुम सर वो हमारी क्लास की है। हाँ, तो वो हमारी ऋतिक तुम ना उन लोगों का ईमेल ले लो एक बार, ठीक है? हाँ, ठीक है सर, सर, मैं ठीक है? आज ले लेता हूँ, आज उनका हुँ। तो ले लेता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था? जैसे आँखों से भी इशारा करके, है ना? कई बार आँख से आँखें मिलती हैं, आँखें 4 हो जाती हैं, है ना? तो जो शारीरिक भाषा है, जो शारीरिक हाव-भाव है, चेहरे की भाव-भंगिमा है। चेहरे की भाव-भंगिमा, जैसे मान लो कि अगर चेहरा लाल हो गया, आँखें लाल हो गई, तो वह क्या है? उसको समझ जाता है दूसरा व्यक्ति कि बहुत गुस्सा है ना? क्रोध में है। चेहरे पर हल्की मासूमियत आ जाए, है ना? हल्का मुस्कान आ जाए, तो इसका मतलब समझ में आता है कि व्यक्ति बहुत खुश है ना? अगर नाक-भौं सिकुड़ने लगे, तो उससे पता चल जाता है, ये व्यक्ति घृणा व्यक्त कर रहा है, नफ़रत कर रहा है ना? या कहीं रास्ते जा रहे हैं, पता चल रहा है कि कहीं से गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो उससे क्या होता है? घृणा का भाव पैदा होता है ना? तो चेहरे की भाव-भंगिमा भी आभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत शामिल है ना? चेहरे की अभिव्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत डरा हुआ है,
तो डरने का भाव भी पता चल जाता है ना? किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि वह व्यक्ति दुख में है या सुख में है। हेलो। है ना? तो आंखों के उपयोग से, चेहरे के हाव भाव से, चेहरे की भाव भंगिमा से, चेहरे की अभिव्यक्ति से भी आभासिक संप्रेषण को संप्रेषित किया जाता है ना? आभासिक संप्रेषण के अंतर्गत वस्तु सामग्री संप्रेषण भी शामिल है। और वस्तु सामग्री संप्रेषण में जैसे वस्त्र है, बालों के स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, कुछ प्रतीक चिन्ह है, कुछ चित्र है, उनके माध्यम से भी संप्रेषण किया जाता है ना? इसी प्रकार से आवाज है यानी वाणी, उसमें भी अशाब्दिक तत्व सम्मिलित होते हैं। और वे जो अशाब्दिक तत्व सम्मिलित होते हैं उसमें आवाज की गुणवत्ता, भावना, बोलने के तरीके के साथ साथ लय, ताल, ये सब उसमें शामिल होते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और पता चला मंच पर आया, 4-10 लोग हैं या 50 लोग हैं, उनके बीच में बोल दिया गया कि बोलना शुरू कीजिए। अब पता चला कि लोगों को देखकर वह घबरा गया। तो जैसे ही व्यक्ति के अंदर घबराहट होगी, उसके शारीरिक हाव-भाव, उसके चेहरे पर वे सारे रंगत दिखाई देने लगते हैं, है ना? तो क्या क्या होता है? व्यक्ति तुतलाने लगता है। पता चलेगा कि आवाज उसकी गिड़गिड़ा कर निकल रही है ना? तो आवाजों की गुणवत्ता, भावना, बोलने के तरीके के साथ-साथ लय, ताल और तनाव, ये सब आभासिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। ये सब उसमें शामिल है। इसी प्रकार से नृत्य की कई शैलियाँ हैं भारत में, है ना? और उन शैलियों में भी हम आभासिक संप्रेषण देख सकते हैं। उन शैलियों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है? कहने का मतलब है कि कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा में लिखित पाठ भी होते हैं और उच्चरित पाठ भी होते हैं, है ना? तो जो बोला जाता है वो उच्चरित है, यानी बोला जाता है तो क्या? शब्दों को बोला जाता है। लेकिन जो लिखित पाठ होता है, लिखित पाठ में भी आभासिक तत्व मौजूद होते हैं। आप पूछोगे कि भाई लिखित पाठ में कैसे आभासिक तत्व मौजूद होते हैं? तो लिखित पाठ में जैसे जैसे हैंड राइटिंग है, जैसे हम हाथों से लिखते हैं, तो हाथों से लिखने का तरीका, हस्तलेखन का तरीका, और हस्तलेखन के तरीके में जैसे हम देखते हैं फुल स्टॉप देते हैं, कॉमा देते हैं, है ना? दो शब्दों के बीच में खाली जगह छोड़ते हैं, स्पेस देते हैं, है ना? तो ये भी एक तरीका होता है ना? तो जो कॉमा है, कॉमा का मतलब क्या है? कॉमा का मतलब है कि बोलते वक्त थोड़ा देर रुकना, थोड़ा सा आंशिक रूप से रुकना। जब पूर्ण विराम देते हैं तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस पूरा हो गया है और वहां पर थोड़ा रुकते हैं, फिर बोलते हैं। उसी प्रकार से उतार चढ़ाव, है ना? तो लिखने में भी कॉमा का, फुल स्टॉप का, है ना, डबल इन्वर्टेड कोमा का, स्पेस का ध्यान होता है। लेकिन वे कोमा क्या वहां पर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वे भी संकेत करते हैं, है ना? तो किसी भी भाषा के लिखित पाठ में भी आभासिक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे हस्तलेखन का तरीका है, उसमें कॉमा, पूर्ण विराम, दो शब्दों के बीच खाली जगह, इन्वर्टेड कोमा, ये सब उसमें रहते हैं और इनसे भी अर्थ संप्रेषित संप्रेषित होते हैं। इनसे भी अर्थ निकलता है ना? शब्दों की स्थान संबंधी जो व्यवस्था है, उससे भी संदेश संप्रेषित होते हैं। इसी प्रकार से आजकल देखेंगे कि जो सेंटेंस हैं, उन सेंटेंसेज में, वाक्यों में इमोजी का प्रयोग भी हो रहा है ना? आजकल खूब इमोजी का प्रयोग हो रहा है। यानी इमोजी भी बहुत कुछ कहते हैं। इमोजी भी संदेश, इमोजी के माध्यम से भी संदेश संप्रेषित किए जाते हैं और इमोजी क्या है? आभासिक संप्रेषण के अंतर्गत ही शामिल है ना? और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, है ना, अनेक जो सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया की भाषा में इमोजी जैसे आभासिक तत्वों का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है ना? और इसी प्रकार आभासिक संप्रेषण का प्रयोग भाषिक संप्रेषण को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए होता है।
है ना? यानी व्यक्ति अगर कुछ कोई कोई बात कह रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल उसी के हाव-भाव के अनुसार से है ना? उसी प्रकार के शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है ना? तो क्या होता है कि बहुत सारी भावनाएँ व्यक्त हो जाती हैं। व्यक्ति चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाएँ व्यक्त करता है। व्यक्ति नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाएँ व्यक्त करता है और आजकल इमोजी तो प्रचलित हो ही रहे हैं, है ना? तो आभाषिक संप्रेषण का प्रयोग भाषिक संप्रेषण को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए भी होता है। ठीक है? तो आभाषिक संप्रेषण ज्यादातर ज्यादातर हम देखें तो आभाषिक संप्रेषण का उपयोग उस समय किया जाता है जब वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं, है ना? तभी आभाषिक संप्रेषण लागू होता है और तभी आभाषिक संप्रेषण सार्थक होता है। कहने का मतलब है कि जो वक्ता है, वक्ता होते हैं और प्रापक होते हैं, वे क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, है ना? और वक्ता और प्रापक की बातचीत को आभाषिक संप्रेषण के तत्वों के द्वारा और भी प्रभावशाली बनाया जाता है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर आगे बोलो। हेलो। यस सर, यस सर। आभाषिक संप्रेषण का सबसे पहला अध्ययन, सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? आभाषिक संप्रेषण का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जिसने किया था उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने आभाषिक संप्रेषण का सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया और डार्विन ने ही 1872 में 1872 में एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का शीर्षक है द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल। फिर से सुन लो, डार्विन ने 1872 में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल। द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल। और इसी पुस्तक में डार्विन ने यह तर्क दिया कि जितने भी स्तनपायी जीव होते हैं, जितने भी स्तनपायी जीव होते हैं, वे अपने हाव भाव चेहरे से दर्शा देते हैं, है ना? उनके हाव भाव चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और इसी पुस्तक में द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल में डार्विन ने स्तनपायी जीवों के द्वारा किए जाने वाले आभाषिक संप्रेषण के बारे में चर्चा की है। ठीक है? आगे चलकर कई विद्वानों ने डार्विन की बातों को आगे बढ़ाया, है ना? और वर्तमान में भाषा विज्ञान, संकेत विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आभाषिक संप्रेषण में काफी तेज गति से रिसर्च हो रहे हैं, अध्ययन हो रहे हैं। यानी आभाषिक संप्रेषण पर अभी आजकल भाषा विज्ञान में, संकेत विज्ञान में और सामाजिक मनोविज्ञान में बहुत तेज गति से रिसर्च हो रहा है ना? और ये सारे अध्ययन आभाषिक संप्रेषण से ही संबंधित हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्लियर यस हुआ कि सर, नहीं हुआ? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी हम आभाषिक संप्रेषण देखते हैं उनमें अधिकतर अधिकतर आभाषिक संप्रेषण अनियंत्रित संकेतों पर आधारित होते हैं, है ना? अनियंत्रित संकेतों पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब है कि उनका एक ही अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना? जो आभाषिक संप्रेषण है उनमें से अधिकांश अनियंत्रित संकेतों पर आधारित होते हैं और इसलिए उनका सिर्फ एक अर्थ निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि केवल संकेतों के माध्यम से या चेहरे के हाव भाव या आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे करके वक्ता अपने संदेश को पूरी तरह प्रापक तक नहीं पहुंचा पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि चेहरे के हाव भाव भी दिखाते हैं, आंखों की पुतलियां भी चला देते हैं, है ना? लेकिन वक्ता अपने संदेश को
पूरी तरह से श्रोता तक नहीं पहुंचा पाता, है ना? यानी कहने का मतलब है कि कई बार वक्ता इशारा करना चाहता है, संकेत करना चाहता है और संकेत करता भी है, लेकिन जो श्रोता होता है सामने, वह उसकी बात को ठीक से नहीं समझ पाता, है ना? भ्रम में पड़ जाता है, पता नहीं क्या कह रहा है ना? तो चेहरे के हाव-भाव भी उससे पता नहीं चल पाता, आँखों की पुतलियों से भी नहीं पता चल पाता। क्यों? क्योंकि उसका एक अर्थ निश्चित नहीं है ना? तो आभासिक संप्रेषण के माध्यम से संप्रेषित अर्थ अलग-अलग समाजों में संस्कृतियों के अनुसार अलग-अलग होते हैं। यही कारण है कि जितने भी समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं और सारे समाज, सारे समुदाय, सारी जातियाँ, सारे राष्ट्र एक जैसे तो नहीं है ना? सबकी संस्कृति अपनी अलग-अलग है ना? जैसे मुस्लिम संस्कृति है, इस्लाम संस्कृति है, अलग है। चीन की संस्कृति अलग है, हिंदुओं की संस्कृति अलग है, जैन संस्कृति अलग है ना? तो विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं, विविध प्रकार के समाज हैं, विविध प्रकार के समुदाय हैं और उन समुदायों में जो चेहरे के हाव भाव हैं, है ना, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उनसे सिर्फ एक ही अर्थ नहीं निकलता, है ना, कई अर्थ निकलते हैं, है ना? और जो आभासिक संप्रेषण के माध्यम से अलग अलग उनके अर्थ होते हैं, है ना? और इसके उलट अगर हम देखें तो जो आभासिक संप्रेषण के तत्व हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा कुछ हद तक आइकॉनिक भी हो गया, यानी मूर्ति के समान हो गया, है ना? आभासिक संप्रेषण के तत्वों का बहुत बड़ा हिस्सा एक तरह से आइकॉनिक हो गया है ना? यानी मूर्ति के समान हो गया। कहने का मतलब है कि अधिकांश समाजों एवं संस्कृतियों के लोग उन्हें आसानी से समझ सकते हैं, है ना? और कुछ संकेत या शारीरिक भाव भाव ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ पूरी दुनिया में एक होता है ना? कुछ ऐसे संकेत होते हैं, ऐसे शारीरिक हाव भाव या चेहरे, आंखों या हाथों के कार्य व्यापार पर प्रसिद्ध विद्वान पॉल एकमैन ने बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन किया, है ना? यानी पूरी दुनिया में कुछ संकेत ऐसे हैं, कुछ शारीरिक हाव भाव, कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में एक जैसे ही प्रचलित है और उनके एक ही अर्थ है ना? लेकिन अधिकांश के अर्थ जो है अलग अलग है, क्योंकि समाज और संस्कृति अलग अलग है। लेकिन पूरी दुनिया में कुछ बातें ऐसी है आभासिक संप्रेषण के अंतर्गत जिनका अर्थ एक ही है ना? और उसका अध्ययन जिसने किया और व्यापक अध्ययन किया, उसका नाम है पॉल एकमैन, है ना? और चेहरे की अभिव्यक्ति के संबंध में पॉल एकमैन ने 1960 के दशक में 1960 के दशक में हमें बताया, यह बात, यह विचार प्रकट किया कि गुस्सा, घृणा, भय, प्रसन्नता, उदासी और आश्चर्य की अभिव्यक्ति सब में होती है ना? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र के जितने भी जनमानस हैं, कोई ऐसा नहीं है जिनमें गुस्सा ना आता हो, जिनमें घृणा ना होती हो, जिनमें भय ना होता हो, जिनमें प्रसन्नता नहीं होती हो, जिनमें प्रेम नहीं होता हो, जिनमें उदासी ना हो, जिनमें आश्चर्य की भावना ना हो, है ना? तो पॉल एकमैन ने 1960 के दशक में बताया कि ये सब जो गुण हैं, जैसे गुस्सा आना, घृणा होना, भय होना, प्रसन्नता होना, प्रेम का होना, उदासी होना या आश्चर्यचकित हो जाना, ये सब एक जैसे होते हैं। यानी पूरी दुनिया के लोग इन भावनाओं की आभासिक अभिव्यक्ति एक ही तरह से करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। और जब दो विभिन्न भाषाओं के अलग अलग लोग मिलते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वे सभी जो भावनाएं हैं उनके बिना भी किसी भाषा के उपयोग से समझ जाते हैं, है ना? यानी भाषा के उपयोग के बिना भी समझ जाते हैं। एक बार मैं कर्नाटक गया था, अब मैं शायद चर्चा किया था तुम लोगों से, है ना? तो कर्नाटक गया था, ये तो उन लोगों की भाषा कन्नड़,
अपनी भाषा हिंदी। हाँ सर, वो मैं कॉमन मीडियम ऑफ वो नहीं था एक्सचेंज। क्या क्या हाँ सर, आपने बताया था वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था आप लोगों का, तो अब दिक्कत हो रही है वो समझने मेरी में। बात नहीं समझ रहे थे, उनकी बात मैं नहीं समझ रहा था। मान लो कि आप में से कोई व्यक्ति इंग्लिश जानता है ना? बहुत सारे बच्चे जैसे आजकल इंग्लिश बोलते हैं। पता चला किसी देश में गए, वहां पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, है ना? जब इंग्लिश वहां पर नहीं बोली जाती है और आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो क्या है, आपकी बात तो वो नहीं समझ पाएंगे, और वहां पर जब वो इंग्लिश नहीं जानते, वो बोलेंगे तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में कौन सी भाषा ऐसी होगी जिससे उनसे कांटेक्ट होगा और वो आपकी बातों को समझ जाएंगे। जैसे मान लो कि प्यास लगी हो, तो प्यास लगने का इशारा जब हम करते हैं, हाथ को ऐसे मुंह पर लगाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि शायद इसे प्यास लगी है ना? तो जो आभाषिक संप्रेषण है, आभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत ये सारी बातें शामिल हो जाती है ना? बातचीत के दौरान क्या होता है कि शारीरिक बनावट, लंबाई, वजन, बाल, त्वचा का रंग, लिंग, गंध, वस्त्र, ये सब क्या है, अशाब्दिक संदेश भेजते हैं, है ना? और व्यक्ति की लंबाई के संबंध में किए गए अध्ययनों से, है ना, व्यक्ति की लंबाई के बारे में जो अध्ययन किया गया है, उसमें पाया गया है कि लंबे कद के जो व्यक्ति होते हैं, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, है ना? लंबे कद के व्यक्ति क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है ना? और मेलामेड एंड बोजियोनिलोस, मेलामेड और बोजियोनिलोस ने क्या किया कि 1992 में, 1992 में यूनाइटेड किंगडम में जो मैनेजर थे, बहुत सारे मैनेजर थे, उनके नमूनों के बारे में एक अध्ययन किया, है ना? यानी मैनेजरों पर क्या किया, मैनेजरों से एक नमूना लिया और उन नमूनों पर क्या किया, अध्ययन किया। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम। और किसने किया? मेलामेड एंड बोजियोनिलोस। कब किया? 1992 में एक अध्ययन किया और पाया कि जब पदोन्नति होती है, यानी प्रमोशन होता है ना, तो प्रमोशन में कद एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ, है ना? उसने पाया कि जितने भी लंबे कद के व्यक्ति थे, उनका प्रमोशन बहुत जल्दी हुआ, है ना? और प्रमोशन क्यों हुआ? क्योंकि वे सभी एक समान प्रतिभा, तो उनमें सब में एक समान थी, सब में टैलेंट एक समान था, और यही कारण है कि वे सब मैनेजर थे। लेकिन लंबे कद के जो व्यक्ति थे, उनके प्रमोशन काफी जल्दी हुए, यानी प्रमोशन पाने में वे बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लिए थे, है ना? तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पदोन्नति प्राप्त करना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है, प्रमोशन पाना चाहता है, और वह भाषिक संप्रेषण के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। लेकिन अभी अभी एक एग्जांपल दिया जो मेलामेड एंड बोजियो नीलोस का है, उससे यह पता चलता है कि शारीरिक लंबाई जैसे तत्व भी आभाषिक संप्रेषण जैसे तत्वों से भी आभाषिक संप्रेषण संपन्न होता है ना? और जिनकी शारीरिक लंबाई अच्छी है, उनसे आभाषिक संप्रेषण होता है और उनसे लोग भी प्रभावित होते हैं, और इसी कारण से कुछ लोगों को प्रमोशन भी बहुत जल्दी मिल जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, यस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसी प्रकार हम देखें कि जैसे फर्नीचर है, स्थापत्य कला है, आर्किटेक्ट जिसको कहते हैं, फर्नीचर है, आर्किटेक्चर है, उसके अलावा उसके अलावा आंतरिक साज सज्जा है, बनावट है ना? प्रकाश की व्यवस्था है, रंग है, तापमान है, शोरगुल है, संगीत है, ये सब जितने भी इन्वायरमेंटल केस हैं, है ना? जैसे फर्नीचर, स्थापत्य कला, आंतरिक साज सज्जा, प्रकाश की व्यवस्था, रंग, तापमान, शोरगुल, संगीत, ये सब आभाषिक संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। यदि संदेश के अनुसार, विचारों के अनुसार, सूचनाओं के अनुसार वातावरण होता है,
तो वक्ता अधिक सहजता से श्रोता को प्रभावित करता है ना। लेकिन अगर वातावरण दूषित हो, वातावरण सही नहीं हो, शोरगुल हो, शरारतें हो, कोई संगीत बजाए, तो वहां पर वक्ता जो कुछ भी कहना चाहेगा वह उससे प्रापक यानी श्रोता प्रभावित नहीं होंगे, है ना। तो आभासिक संप्रेषण को भी ये सारे इन्वायरमेंटल केस, फर्नीचर, स्थापत्य कला, आंतरिक साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, रंग, तापमान, शोरगुल, संगीत आदि ये सब भी प्रभावित करते हैं, है ना। और आभासिक संप्रेषण में प्रोक्सीमिक्स का विशेष महत्व होता है। प्रोक्सीमिक्स, अब भाई प्रोक्सीमिक्स क्या है? प्रोक्सीमिक्स से एक प्रकार का अध्ययन है। प्रोक्सीमिक्स वह अध्ययन है जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि वक्ता या प्रेषक अपने आसपास के वातावरण का किस तरह से संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रयोग करता है। यानी वक्ता के पास जो इन्वायरमेंट है, जो परिवेश है ना, जो वातावरण है, उसका प्रयोग किस तरह से करता है, और इसका अध्ययन जिसके द्वारा होता है उसे प्रोक्सीमिक्स कहते हैं, है ना। और किसी संदेश के प्रेषक एवं प्रापक के बीच की जगह संदेश प्राप्ति को प्रभावित करता है। अलग अलग समाज में जगह को ग्रहण एवं उसे प्रयोग करने का तरीका अलग अलग होता है ना। कई कई तरह के समुदाय हैं, जैसे आदिवासी हैं। आदिवासी आकर शहर शहर का तो प्रयोग नहीं करेंगे ना, शहरी जगहों का प्रयोग नहीं करेंगे, वे जंगलों में ही प्रयोग करेंगे। गांव में जाएंगे तो चबूतरा बना होता है, पीपल के पेड़ होते हैं, वहां पर भी प्रयोग किया जाता है, पंचायतें होती हैं, है ना। तो अलग अलग समाज में जगह को ग्रहण करने और उसे प्रयोग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस सर। बोलो। और इसी प्रकार से एक तो हो गया प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स क्या है कि किस प्रकार का अध्ययन है कि जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि वक्ता अपने आसपास के परिवेश या वातावरण को का प्रयोग संप्रेषण में किस तरह से कर रहा होता है ना। और एक होता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स एक हो गया प्रोक्सीमिक्स और एक है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स आभासिक संप्रेषण में समय के प्रयोग का अध्ययन, यानी आभासिक संप्रेषण में जब समय का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्रोनेमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आभासिक संप्रेषण में समय का बहुत महत्व होता है और समय के अंतर्गत ही, समय सीमा में रहकर ही संप्रेषण की प्रक्रिया की शुरुआत, प्रेषक का इंतजार, प्रेषक के इंतजार के लिए प्रापक में इच्छा यानी श्रोताओं में इच्छा, वाणी की गति और कब तक श्रोता उसे सुनना चाहते हैं, ये सारी बातें क्रोनेमिक्स में शामिल होता है ना। और यदि प्रेषक समय के इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है तो वह प्रापक को अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। तो अब जो बचा हुआ है उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अटेंडेंस बना लेते हैं। यस सर ये जो हमने भाषिक संप्रेषण अभी पढ़ा उसकी कोई वो स्लाइड्स नहीं है, जैसे आप हमें वो जो हम संप्रेषण कर रहे थे उसमें जो आपने स्लाइड्स हमें प्रेजेंट करी? मैं तुम लोगों के पास पीडीएफ बना करके भेज दूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी हाँ। मच सर। सर थैंक यू। दे दूंगा। तुम लोगों को देखो मटेरियल के बारे में, जैसे अगर मैं मटेरियल देता हूँ या तो पावर पॉइंट में होगा या पीडीएफ में होगा, है ना। मटेरियल पूरा रहेगा, दूंगा ताकि तुम लोग पढ़ो, मेरे रिकॉर्डिंग को सुनो, पावर पॉइंट को देखो, ध्यान में रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, निश्चित रूप से एग्जाम अच्छा होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अभी भी कल कुछ बच्चों की शरारतें सुनने को मिली, है ना। लेकिन मैं अब केवल कुछ कहूंगा नहीं, है ना, केवल दिमाग में सारी बातें आ रही हैं और एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। मैं प्यार से सब कुछ समझाते जा रहा हूं, लेकिन नहीं कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। चलो रोल नंबर बनाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं। 1402 1402 तीशा Present, sir. 1403 Present, sir. 1404 प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। 1405 प्रेजेंट सर। 1406 1407 1408 1409 14010 सर प्रेजेंट सर 1408 08 सर निकुंज 1408 प्रेजेंट। हाँ हो गया सर 1410 प्रियांशु प्रेजेंट। हो गया बेटा, हो गया। 1411 थैंक यू सर। 1411 1412 प्रेजेंट सर। 1413 1414 1415 1416 1417 1418 Present, sir. 1419 प्रेजेंट सर। 1420 1420 1421 Present, sir. 1423 1424 1425 सर 1424 विशाल खत्री प्रेजेंट। Present, sir. 1425 present 1426 प्रेजेंट सर। 1427 प्रेजेंट सर। 1428 Present, sir. 1429 Present, sir. 1430 1431 प्रेजेंट सर। 1432 1433 प्रेजेंट सर। 1434 Present, sir. 1435 1436 प्रेजेंट सर। 1437 प्रेजेंट सर। 1438 प्रेजेंट सर। 1440 Present, sir. 1441 प्रेजेंट सर। 1442 प्रेजेंट सर। 1443 Present, sir. 1444 प्रेजेंट सर। 1445 1446 1447 प्रेजेंट सर। 1448 Present, sir. Present, sir. 1449 1450 यस सर 1450 प्रेजेंट। 1451 प्रेजेंट सर। 1452 1452 1453 Present, sir. 1454 1455 Present, sir. 1456 प्रेजेंट सर। 1457 1458 Present, sir. 1459 Present, sir. 1460 1461 Present, sir. 1462 1464 Present, sir. 1466 1467 1468 Present, sir. 1469 Present, sir. 1470 Present, sir. 1471 प्रेजेंट सर। 1472 Present, sir. 1474 Present, sir. 1475 Present, sir. 1477 1478 1480 1481 Present, sir. 1482
Present, sir. 1483, 1484, Present, sir. 1485, Present, sir. 1486, Present, sir. 1487, 1488, Present, sir. 1489, 1490, Present, sir. 1491, Sir. 1492, Present, sir. 1494, Present, sir. 1495, 1496, Present, sir. 1497, Present, sir. 1498, Present, sir. 1